पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का टॉपिक मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य में कार्य के आधार पर हम जनन अंगों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रमुख जनन अंग या मुख्य जनन अंग, और दूसरा होता है सहायक जनन अंग। तो नर में हमने पढ़ा था मुख्य जनन अंग क्या होता है, वृषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुक्राणुओं का या युग्मकों का निर्माण होता है। तो ऐसे हम इसे भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा मुख्य जनन अंग और एक होगा सहायक जनन अंग। या इसे हम द्वितीय जनन अंग भी कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि मुख्य जनन अंग में कौन से अंग आते हैं, तो वह अंग जिसमें युग्मक बनते हैं उसी को मुख्य जनन अंग कहते हैं। तो मादा में जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। अंडाशय में युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मक का मतलब है कि मादा में मुख्य जनन अंग क्या है, अंडाशय है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं मुख्य जनन अंग के रूप में। मादा में मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ओवरी कहते हैं इसे। सहायक जनन अंग के रूप में, तो सहायक जनन अंग के रूप में पाई जाती है एक जोड़ी अंडवाहिनी इसे ओविडक्ट भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक गर्भाशय या इसे यूटेरस भी कहते हैं या वॉम्ब भी कहते हैं। योनि या वजाइना। और सहायक जनन अंग सहायक में पाए जाते हैं। सहायक में कई पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है एक जोड़ी जनन ग्रंथियां। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां या दूध ग्रंथियां। जैसे मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो यह मादा जनन तंत्र। फिर से देखते हैं। एक जोड़ी होता है क्या है, मुख्य जनन अंग में होता है एक जोड़ी अंडाशय जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे मुख्य कहते हैं। ये जो है इतने सारे ये है क्या है, सहायक जनन अंग हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं। इसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट या इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक गर्भाशय यूटेरस होता है, इसे वॉम्ब भी कहते हैं। योनि होती है वजाइना। सहायक जनन अंगों में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। या इसके अलावा लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये कुछ सहायक अंग हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये हो गए मादा जनन अंग के प्रमुख संरचना, प्रमुख भाग। आइए देखते हैं कि बनावट कैसे होती है इनकी।
तो ये है पूरा एक मादा जनन तंत्र, ठीक, जिसमें हमने अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी सारी चीज़ें बनाई हैं। आइए देखते हैं कि एक चीज़ के बारे में। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं ओवरी या अंडाशय, ये और ये क्या है? अंडाशय है। ये जो पूरी नलिका है इसे हम कहते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। हिंदी लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये जो बीच वाला भाग है इसे हम कहते हैं गर्भाशय या यूटेरस। गर्भाशय के भाग, जो गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचली भाग सकरा होता है, तो सकरा भाग है इसे हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। यूटेरस नेक कहते हैं। और इस भाग को ये गर्भाशय आगे आगे खुलता है वजाइना में। तो ये प्रमुख भाग हो गए अंडाशय, स्त्री जनन, मादा जनन तंत्र के। ये तो हम पूरा हो गया इसके जनन अंगों के बारे में। आइए देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहला जनन अंग कौन सा है? अंडाशय है, ओवरी है। यह जानते हैं अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय क्या होता है? मनुष्य में सबसे प्रमुख जनन अंग है। ठीक, मनुष्य में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है? अंडाशय है। क्यों है? क्योंकि इसमें मादा युग्मकों का या अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये होता कहाँ पर है? तो ये जो होता है वृक्क के नीचे स्थित होता है। इसका जो शेप होता है ये बादाम के आकार का होता है, बादाम के आकार का, बादाम के जैसा होता है दिखने में ये। ठीक, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो ओवरी है ये बादाम के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। ये एक तंतु द्वारा, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक, या अंडाशयी तंतु या अंडाशय लिगामेंट कहते हैं, इसके द्वारा ये गर्भाशय से जुड़ा होता है और पीछे से ये जुड़ा होता है इस अंडवाहिनी के एक भाग द्वारा, इसे हम फिम्बरी या झालर कहते हैं। तो अभी यही है, हमें देखना क्या है कि अंडाशय मनुष्य में प्रमुख जनन अंग है, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये वृक्क के पीछे श्रोणि स्थल के नीचे स्थित होती है। ठीक, और इसकी जो शेप होता है बादाम के जैसा, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर का आकार का होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें अंडाशय में, अंडाशय का प्रमुख काम क्या है कि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अलावा ये 2 हार्मोन्स, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स का स्रावण करती है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इसके अलावा ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन्स का स्राव करती है। दोनों अंडाशयों में प्रत्येक माह में अल्टरनेट में एक अंडाणुओं का निर्माण होता है। मनुष्य में एक माह में सिर्फ एक अंडाणु का निर्माण होता है, चाहे इस अंडाशय हो जाए चाहे उस अंडाशय से। ठीक, तो अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अलावा 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हो गया अंडाशय के बारे में। आइए देखते हैं अगली संरचना, जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी जो है ये लगभग 12 सेंटीमीटर एक लंबी नली है। इसकी जो लंबाई होती है ये 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और 12 सेंटीमीटर से लंबी नली को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं और उस भाग को हम इधर बना देते हैं। तो 12 सेंटीमीटर जो लंबी नली है, इसका ये वाला सबसे शुरुआती भाग जो अंडाशय से जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं फिम्बरी, या इसे हिंदी में कहते हैं झालर। इसमें उंगली से संरचना होती है, ये जुड़ा होता है अंडाशय से। यही अगर यहाँ पे अंडाणु बनेंगे तो यही जो ये झालर होता है फिम्बरी, ये इन अंडाणुओं को लेता है और यहाँ से पहुँचाता है आगे वाले भाग में। ठीक, इसके बाद इसका ये वाला पॉइंट, इसका बीच वाला पॉइंट, ये कहलाता है एम्पुला, या इसे हिंदी में कहते हैं तुम्बिका। फिम्बरी, इसके बाद एम्पुला, और इसका लास्ट पॉइंट जो जुड़ा होता है गर्भाशय से, उसे हम कहते हैं
इस्थमस या संकीर्ण पथ कहते हैं। ठीक, तो 3 भाग बताए गए आपको झालर अंडवाहिनी के। 12 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे निचली संरचना जो उंगली से होती है इसे फिम्बरी या झालर कहते हैं। इसके बाद वाली संरचना तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो भाग होता है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है वो थोड़ा पतला होता है, इसे हम संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं। अब जो अंडवाहिनी, इसका काम क्या होता है, तो अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो मनुष्य में निषेचन संपन्न कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। इतना ध्यान रखिएगा, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, तो फैलोपियन ट्यूब में वह भाग जहाँ पर तुम्बिका मतलब एम्पुला और इस्थमस जुड़ते हैं। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर जुड़ने के पॉइंट पर ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब अंडाणु यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर रुक जाएगा, इधर से शुक्राणु जाएगा, यहाँ पर पहुँच के दोनों निषेचन होगा। कौन सा स्थान पर, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, इसलिए इसे कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। वह पॉइंट मतलब अंडवाहिनी का वह पॉइंट, वह स्थान जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। ठीक, तो इतने भाग हमने आपको बताया। अंडवाहिनी के बारे में जान लिया हम लोगों ने और अंडाशय के बारे में। आइए अब जानते हैं गर्भाशय के बारे में। आइए देखते हैं कि गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय के बारे में पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं अभी अंडाशय को। तो जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है, गर्भाशय होता है। ठीक, गर्भाशय क्या है, नाशपाती के आकार की संरचना है। नाशपाती के आकार की संरचना है जिसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है और 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। ठीक, भाषा क्या है, गर्भाशय नाशपाती के आकार संरचना है जिसकी जो लंबाई होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक, ये जननतंत्र का, मादा जननतंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। ये खोखला होता है अंदर से, गर्भाशय में फैलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, वो इसके भित्ति के कारण होती है। जो इसकी भित्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं, इसमें तो 2 ही दिखाया गया है, इसमें 3 भित्तियाँ होती हैं। गर्भाशय में 3 भित्ति होती है। तो गर्भाशय जो है 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है। इसकी जो सबसे बाहरी भित्ति होती है, ये वाली भित्ति, इसे हम परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसकी जो अंदर वाली भित्ति, ये भित्ति होगी जो अंदर की तरफ होगी बीच में, उसे हम मध्य गर्भाशय या मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसकी जो सबसे आंतरिक भित्ति है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक, तो गर्भाशय क्या है, 3 स्तरों से बना होता है, 3 पेशीय स्तरों से, उत्कीय स्तरों से बना होता है। सबसे बाहरी स्तर पेरीमेट्रियम, मध्यम स्तर मायोमेट्रियम और सबसे आंतरिक स्तर क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। अब इन तीनों स्तरों का अलग अलग काम होता है। जो बाह्य स्तर होती है इसे सेप प्रदान करती है, जो मायोमेट्रियम होती है इसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रसार होता है, ये अपने आकार का कई गुना फैल सकती है। ठीक, वैसे तो इसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी जो मेजरमेंट है, लेकिन जब इसमें एक नवजात शिशु का विकास होता है, क्या होता है, वो अपने आकार का कई गुना फैल जाती है। इसी किस स्तर के कारण, मायोमेट्रियम के कारण। और जो इसके एंडोमेट्रियम होती है, ये जो आंतरिक परत है, इस पर क्या होता है, इस पर रोपण की प्रक्रिया होती है। अब रोपण क्या होता है, अभी इसे थोड़ा जान लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। जब यहाँ निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण क्या करेगा, भ्रूण इसके इस आंतरिक परत पर आके कहीं पे टिकेगा, कहीं आके जुड़ जाएगा। तो भ्रूण का गर्भाशय की अंतमेट्रियम मतलब अंता स्तर से या एंडोमेट्रियम से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा कि गर्भाशय क्या है, नाशपाती का एक संरचना है जिसकी जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये सबसे चौड़ा भाग है पूरे मादा जननतंत्र का। इसकी जो भित्ति होती है ये 3 लेयर्स की बनी होती है। बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम,
मध्य वाली लेयर जैसे बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर से एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसका जो प्रसार होता है किसके कारण होता है, इसमें फैलने की क्षमता होती है वो मायोमेट्रियम कारण होती है। इसके एंडोमेट्रियम पे क्या होता है, रोपण की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो ये हो गया मादा जनन तंत्र। तो हमने पढ़ लिया गर्भाशय के बारे में। इसके अलावा इसमें एक और भाग होता है आगे, जिसे हम योनि या वजाइना कहते हैं। वो एक बाह्य जननेंद्रिय है, ठीक, जो एक मार्ग उपस्थित कराती है प्रसव काल के लिए, प्रसव के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत सारे भाग हैं, तो उसे आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ये तो हो गया जो मुख्य जनन अंग थे। अब आगे देखते हैं इसमें जो सहायक जनन अंग था मादा में स्तन ग्रंथियाँ। तो स्तन ग्रंथियाँ नर और मादा दोनों में होता है, लेकिन जब यौनावस्था प्रारंभ होती है, यौनारंभ होता है, तो उस समय मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास ज़्यादा होता है और नर में स्तन ग्रंथियों का विकास रुक जाता है। मादा में स्तन ग्रंथियों में कुछ दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो आगे चल के मतलब प्रसव के बाद दूध का निर्माण करती हैं। ठीक, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। कुछ हार्मोन्स के कारण दूध का निर्माण करती हैं। तो हो गया पूरा मादा जनन तंत्र के बारे में। तो बच्चों ये तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। ये तो हो गया जनन तंत्र की बात, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पेपर के लिए। आइए देखते हैं लैंगिक जनन में होता क्या है, कैसे होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया, कौन से युग्मक बनते हैं। तो जब हमने आपको पहली वीडियो बनाई थी, सबसे पहला वीडियो जीवों में जनन, उसमें बताया था जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसी भी जीव में जो जनन की प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्योंकि लैंगिक जनन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। दूसरी घटना जो होती है उसे हम कहते हैं निषेचन, और जो तीसरी घटना होती है उसे हम कहते हैं निषेचन पश्य घटना। ठीक, तो लैंगिक जनन की घटनाओं को हम क्या करते हैं 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वह घटनाएं जो निषेचन से पहले होती हैं उसे हम निषेचन पूर्व घटना, निषेचन होना, और निषेचन की बाद की घटनाओं को हम 3 भागों में डिवाइड करती है। अब निषेचन पूर्व घटना, इसमें भी 2 भाग होते हैं। एक होता है युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का बनना, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद जो निषेचन होगा, उसके बाद निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नवजात शिशु के शरीर का निर्माण होगा। ठीक, तो अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर हमें पढ़ना निषेचन पूर्व घटना के सबसे पहले पढ़ेंगे तीनों के बारे में, लेकिन सबसे पहला जो पढ़ना है वो है निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। ये देखते हैं निषेचन पूर्व घटना के बारे में। तो निषेचन पूर्व घटना की सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो है युग्मक जनन। ऐसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि कभी भी जिस शब्द के साथ जनन शब्द जुड़ जाए मतलब उसी का निर्माण होना होता है। जैसे यहाँ किसके साथ जनन जुड़ गया, युग्मक के साथ, मतलब किसका निर्माण, युग्मकों का निर्माण। तो साधारण सरल परिभाषा है कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक, इसकी परिभाषा और देखते हैं। दूसरी परिभाषा कि मानव के या जीवों के प्रमुख जनन अंगों में, मुख्य जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यहाँ लिखते हैं हम, अभी मानव के बारे में बात करें इसलिए लिखेंगे मानव के मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग कौन कौन से हैं, 2 अंग हैं। एक है अंडाशय, और ये तो मादा में हो गया, वृषण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, क्योंकि हमेशा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
युग्मकों के बनने की प्रक्रिया या युग्मकों का बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन। ठीक, तो मनुष्य के या मानव के प्रमुख जनन अंगों में मतलब अंडाशय वृषण में अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण जब नया युग्मक बनता, नई कोशिका बनती है, उसे कहते हैं युग्मक, और इसके बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाती है। तो ये युग्मक जनन जो होता है, ये शुरू होता है कब? ये शुरू होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शुरू होती है ये प्रक्रिया, लगभग 12 से 13 साल के एज तक ये शुरू हो जाती है प्रक्रिया। ठीक, अब क्योंकि दोनों में पढ़ना, हमें नर के बारे में पढ़ना है, मानव मादा के बारे में पढ़ना है, तो जब दोनों अलग अलग शरीर हैं तो दोनों में अलग अलग बनते भी होंगे। तो हम युग्मक जनन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है जो कि नर में होता है, जिसे हम कहते हैं शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, या इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं, इसे कहते हैं oogenesis। ठीक, तो युग्मक जनन जीवों में कितने प्रकार का? मनुष्य में 2 प्रकार का। एक होता है इसे नर युग्मक जनन या शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है अंड जनन मतलब मादा युग्मक जनन का निर्माण, इसे हम कहते हैं oogenesis। तो ये हो गया युग्मक जनन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम शुक्र जनन शुरू करते हैं, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणुओं का या नर युग्मकों का निर्माण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वृषण के अंदर, मतलब वृषण प्रमुख जनन अंग है, जिसमें वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। इसकी परिभाषा देखते हैं। नर के वृषणों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? शुक्र जनन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वृषण में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका बनते हैं, हम शुक्राणु कहते हैं, और इसी के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। शुक्र जनन वृषण में कहाँ होता है? तो शुक्र जनन जो होता है वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं में या शुक्र जन नलिकाओं में होता है। ये प्रक्रिया होती है शुक्र जन नलिकाओं में या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक, तो शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण के शुक्र जन नलिकाओं में होती है। पहले भी आपको बताया गया था, चलिए एक बार वैसे हल्का सा देख लेते हैं। ये वृषण बना दिया गया है। बताया गया था आपको कि वृषण में क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे पिंडक होते हैं। कितने? लगभग 200 से 400 की संख्या में। एवरेज में 250 के आसपास होते हैं। तो 200 से 400 की संख्या में पिंडक होते हैं। इन पिंडक को क्या कहते हैं? इसके कहते हैं वृषण पिंडक। ठीक, या टेस्टिकुलर लाब्यूल्स कहते हैं। इन वृषण पिंडकों में कुछ महीन महीन नलिकाएं, 1 से 3 महीन महीन नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं वृषण पिंडकों में 1 से 3 की संख्या में नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। अब शुक्रजन नलिकाओं में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। बताया गया था कि आपको एक सेल्स को अलग कलर से, एक अलग अक्षर से दिखा दिया गया, अलग मार्क से। ये दिखाया गया कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकाएं जो गोल दिखाई गई हैं, हम इन्हें एक नाम देते हैं शुक्रजन कोशिका या शुक्रजनक कोशिका कहते हैं, या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक, दूसरे जो क्रॉस करके दिखाई गई हैं इसे कहते हैं सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजन नलिकाएं कहाँ होती हैं? वृषण के वृषण पिंडक में 1 से 3 नलिकाएं होती हैं। उसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। पाई जाती है शुक्रजनक कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका।
तो यही शुक्रजनक कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। मतलब इन्हीं में विभाजन होगा, फिर इन्हीं से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया कहलाएगी शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। जो दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका, ये सिर्फ क्या करती है, जब विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु को पोषण देती हैं, तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण देती हैं। आइए इस प्रक्रिया को हम डिटेल में देखते हैं कि प्रक्रिया होती कैसे है। शुक्रजनन, तो शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ये गर्भावस्था में, ये भ्रूण में शुरू हो जाती है। ठीक, कुछ कोशिकाएं डिवाइड होकर रुक जाती हैं, उसके बाद प्रक्रिया 12 से 13 साल की एज में होती है। तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसकी जो वृषण की कोशिकाएं होती हैं, जननिक उपकला की कोशिकाएं, वो वृद्धि करके एक कोशिका बनाती है जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक शुक्रजन कोशिका। ठीक, एक कहते हैं प्रारंभिक जनन कोशिका, प्रारंभिक शुक्रजनन कोशिका। प्रारंभिक शुक्रजनन कोशिका थोड़ी सी अवृद्धि करेगी, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन कारण वो एक नई कोशिका बनाती है। उस कोशिका को हम कहते हैं शुक्रजनक कोशिका। मतलब सबसे पहली कोशिका बनी वो कौन सी, शुक्रजनक कोशिका, या इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब ये नेचर किस प्रकार की होगी, तो डिप्लॉयड होगी, मतलब ये 2n नंबर में द्विगुणित होगी, गुणसूत्र इसमें डबल है। ठीक, तो सबसे पहले एक कोशिका बनी, जिसे नाम दिया क्या हम लोगों ने, शुक्रजनक कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन होगा कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा। तो आपको पता ही है कि समसूत्री विभाजन में हमेशा क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, और ये दो कोशिकाएं किस नेचर की होंगी, ये द्विगुणित ही होंगी। ठीक, दो कोशिकाएं बनी जिनका नेचर क्या है, द्विगुणित है, गुणसूत्र डबल है। अब इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे, इन्हें नाम देंगे हम प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं, या इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। शुक्रजन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन कारण दो कोशिकाएं बनी, जिसे हमने क्या कहा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं। ये भी डिप्लॉयड ही हैं, द्विगुणित है। अब इन दोनों में फिर से एक विभाजन होगा, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट। अब दोनों में विभाजन होगा अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, और अर्धसूत्री फर्स्ट के कारण इसमें कुछ कोशिकाएं बनेंगी, और हमेशा आपको पता ही है कि अर्धसूत्री जब फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो सिर्फ आगुणित कोशिकाएं हैं बनती, मतलब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जिसके कारण एक नई कोशिका बनी, जिसे हमने कहा द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, इतना कन्फर्म हुआ आप लोगों को। सबसे पहले शुक्रजनन कोशिका, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन कारण ये दो कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाएं, जो कि नेचर में डिप्लॉयड होंगी, द्विगुणित होंगी। इसमें फिर से एक विभाजन होगा, इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के कारण ये दो कोशिकाएं बनाएंगी, दोनों कोशिकाएं दो कोशिकाओं में डिवाइड होंगी। इन कोशिकाओं को हम नाम देंगे द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्रजनन कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये नेचर में क्या होंगी, आगुणित होंगी। ठीक, ये संरचना यहाँ दिखाई जा रही है आगे, क्योंकि जगह कम है। तो ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक, ये जो आगे की बनी हुई है एक कोशिका से, ये द्वितीय शुक्रजन कोशिकाएं कहलाएंगी। इसमें कौन से विभाजन के फलस्वरूप बना था, ये बना था अर्धसूत्री फर्स्ट के फलस्वरूप। अब पुनः इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा। अर्धसूत्री सेकंड होगा तो ये दोनों कोशिकाएं फिर से दो कोशिकाएं बनाएंगी। ये भी, क्योंकि पहले वाली भी आगुणित थी, तो ये भी क्या होंगी, आगुणित ही होंगी। अब इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे शुक्राणु पूर्व कोशिका।
शुक्राणु पूर्व कोशिका कहेंगे या स्पर्मेटिड कहेंगे, शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड। इन स्पर्मेटिड्स में अब कायांतरण होगा, मतलब इनमें थोड़ा सा बदलाव होगा इन कोशिकाओं में, और ये बदल जाएंगी शुक्राणु के रूप में। ठीक, शुक्राणु या स्पर्म फिर से दे लेते हैं। शुक्रजनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, इसे कहा हम लोगों ने प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका या प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें फिर असूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, तो इससे दोनों से 2 कोशिकाएं बनी, इसे कहा गया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। दोनों आगुणित हैं, हैप्लॉइड हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं से, मतलब इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन सेकंड हुआ, अर्धसूत्री सेकंड हुआ। अर्धसूत्री सेकंड के कारण ये कोशिकाएं किस में डिवाइड होंगे? ये कोशिकाएं डिवाइड हो गई शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में, ये कोशिकाएं डिवाइड हो गए शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। अब इनमें कायांतरण हो गए, इनमें थोड़ा सा बदलाव होगा, बदलाव के कारण ये शुक्राणु का रूप धर लेंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। तो ये तथा शुक्रजन की प्रक्रिया, इसे थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं, समरी बना के। तो सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं? सबसे पहली कोशिकाएं हुई जिसे हम कहते हैं शुक्रजनक कोशिका। ये कैसी थी? ये द्विगुणित थी। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के कारण ये कोशिका बनाई, जिसे कहते हैं हम प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका ये भी क्या है? ये भी द्विगुणित है। ठीक। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, इसके कारण ये दो कोशिकाएं चल रही हैं डिवाइड होके। एक बार तो यहाँ 2 कोशिकाएं बनी होगी, वेग के बारे में हम बता रहे हैं। तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये 2 कोशिकाएं बनाई। इन दोनों कोशिकाओं का नाम दिया गया द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक। ये क्या हो गई? नेचर में हैप्लॉइड हो गई, n नंबर में हो गई। अब इनमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के कारण 4 कोशिकाएं बनी। ये भी n नंबर में हैं, मतलब आगुणित हैं। इनमें गुणसूत्र आधे हैं, मतलब अगर मनुष्य की बात करेंगे तो यहाँ तो 46 गुणसूत्र रहे होंगे, द्विगुणित हैं। इसके बाद जब विभाजन होने लगा तो कितने आगे? 23 गुणसूत्र आगे आगुणित हो गए। अब इन कोशिकाओं को कहा गया शुक्राणु पूर्व कोशिका। शुक्राणु पूर्व कोशिका। और शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में कायांतरण होता है, जिसे हम शुक्र कायांतरण कहते हैं। इसके कारण इन सबसे एक शुक्राणु बनते हैं, या कुल मिला के 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक। तो हो गया पूरा युग्मजन की प्रक्रिया, नर युग्मजन की, शुक्रजन की प्रक्रिया। आइए अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, शुक्राणु की संरचना। मतलब शुक्राणु क्या होता है, कैसे होता है? तो शुक्राणु जो होता है वो सूक्ष्मदर्शी होता है, मतलब अत्यधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 60 माइक्रोन के आसपास होती है। ठीक। और ये पतला होता है, शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी होता है लगभग 60 माइक्रोन के आसपास, और इसकी जो शेप होती है पतली होती है। ठीक। अब शुक्राणु को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, मिडिल और टेल। मतलब शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ वाला भाग। इस भाग को हम कहते हैं हेड रीजन, मतलब मध्य, इतने पूरे भाग को हम हेड रीजन कहते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं। ठीक। इस भाग को हम कहते हैं मध्य या मिडिल भाग पोर्शन कहते हैं, और इस भाग को हम कहते हैं टेल या पूंछ वाला भाग कहते हैं। तो इसकी पूरे संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, शीर्ष, मध्य और पूंछ।
इसका जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है और इसके शीर्ष के अंदर, ये चौड़ा भाग होता है, इसके शीर्ष के अंदर यहाँ पे एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। ठीक, एक बड़ा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसका भाग नुकीला होता है और इस नुकीले भाग को, इस वाले पॉइंट को, मतलब इसके हेड को क्या कहते हैं? इसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के ऊपर ये वाला पॉइंट कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम का श्रावण करता है, जिससे कहते हैं एक्रोसिन। ये एक्रोसिन एंजाइम जो अंडाणु की भित्ति होती है, तोड़ के उसमें प्रवेश करने में हेल्प करता है। तो इसका सबसे ऊपरी पॉइंट एक्रोसोम हो गया, जिसके एक्रोसोम के अंदर एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ठीक, इसके बाद मिडिल पॉइंट के ये वाला भाग जहाँ हल्का सा दबा, इसे नेक या गर्दन कहते हैं। और इसका ये मिडिल पॉइंट होता है, ये थोड़ा अस्पष्ट होता है। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 तारकाय होते हैं और लगभग 5 से 14 की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक, 5 से 14 की संख्या में इसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया इसे गति करने में के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वो गति करे। एक काफ़ी लंबी सी पूंछ पाई जाती है, ये पूंछ उसके गति को, मतलब उसके तैरने में आगे, मतलब जनन भाग में, जनन पथ में आगे जाने में हेल्प करती है। इसी सहायता से बहुत तेज से तैरते हैं। ठीक, तो शुक्राणु के 3 पॉइंट, हेड रीजन, मध्य भाग और टेल, पूंछ। तो हेड रीजन को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर एक बड़ी सा केंद्रक होता है। मिडिल रीजन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे ऊर्जा देते हैं। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक टेल रीजन है, लंबा सा पूंछ होता है जो इसे तैरने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र के बारे में और शुक्र जनन की प्रक्रिया। अब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम अंडजनन कहते हैं, कौन कौन सी प्रावस्थाएँ होती हैं, सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, उनके सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।